हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे एचएससी टीजीटी साइंस का जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था आपके पास अप्रैल के अंदर, उसके क्वेश्चंस को हम लोग आज सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के पोर्शन को ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब आपका प्रेशर है किसी भी गैस का, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस इन्वर्सली वेरीज विद इट्स वॉल्यूम। जब आपका प्रेशर है, जब इन्वर्सली वेरी करता है वॉल्यूम के साथ, तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? दिस इज नोन एज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था टीजीटी जो साइंस का स्क्रीनिंग पेपर के अंदर, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नेमिंग क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपका प्रेशर है वो इन्वर्सली वेरी करता है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में आपके पास क्या होता है मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। आपके पास देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप बोल सकते हो कि जो बॉयल्स लॉ है उसके अंदर क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। और आप यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप लिख सकते हो पी वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। ओके, अगर हम दो गैसेस की बात कर ले तो मैं लिख सकती हूँ P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अगर मैं इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूँ कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ के भी बारे में आप लोग जान लीजिए। चार्ल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ तो आपने देख लिया कि प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और चार्ल्स लॉ में क्या होता है आपके पास? चार्ल्स लॉ में किसको कांस्टेंट करेंगे हम लोग? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपका जो वॉल्यूम है, चार्ल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। इसका मतलब है कि जैसे आप क्या इंक्रीज करवाओगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हो तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये कौन सा लॉ है आपके पास? इस लॉ को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि V/T दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। और आप राइट कर सकते हो कि नहीं, दो गैसेस की बात कर ले तो मैं लिख सकती हूँ V1/T1 दिस विल बी इक्वल टू V2/T2। अगर यहाँ से आपको V1 T1 V2 की वैल्यू दी हुई हो तो सेकेंड गैस का आप टेम्परेचर इजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमें इस क्वेश्चन के बारे में जानना था, और इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर आपके पास बॉयल्स लॉ था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें, ये देखो आपका वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ईएम रेडिएशन है ना, उस टॉपिक से लिया गया है आपके पास। और इसमें बिल्कुल ही, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लिस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गामा रे दे रखा था, एक्स रे, अल्फा, बीटा रेज, एंड एक ऑप्शन दे रखा है वहाँ पर नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर रहेगा आपके पास। इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा? गामा रे। गामा रे की सबसे कम क्या होती है? वेवलेंथ होती है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रे की। और सबसे ज़्यादा पूछ ली जाए तो किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। ठीक है, रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसकी उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होते हैं आपस में? इन्वर्सली का इनका रिलेशन होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपसे पूछा गया था सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, तो गामा रे की सबसे कम वेवलेंथ होती है। ठीक है, आपके पास ईएम रेडिएशन के अंदर ये दे रखा है, कोडर दे रखा है। इधर आपके सबसे लेफ्ट साइड में बात कर लें तो सबसे लेफ्ट साइड में आपकी गामा रे होती हैं। ठीक है, फिर आपकी एक्स रे, फिर यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, फिर इधर आपके AM FM, और इधर आपके क्या आ जाते हैं? ये रेडियो वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इधर से इधर हम इंक्रीज करवाते हैं, यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं। इधर क्या होगी? सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है गामा रे की, और सबसे ज़्यादा किसकी है? राइट साइड में रेडियो वेव्स की। ठीक है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है आपके पास, इधर आपका इंक्रीज होता है वेवलेंथ।
इंक्रीजिंग, इस साइड आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और इस साइड क्या इंक्रीज होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, ठीक है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी फिर किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपसे वेवलेंथ पूछी थी और वो भी क्या पूछी थी, सबसे कम किसकी होगी, तो सबसे कम किसकी होगी वेवलेंथ, गामा रे की होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा था आपके पास, ये वही केमिस्ट्री के पोर्शन से हैं, ये दो क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के पोर्शन से राइट कर लिए हैं। ब्लैंक इज कॉल्ड वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला कौन सा, इनमें से फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। तो ये इसका आपके पास ये फॉर्मूला है और ये इसका नेम है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम लोग वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे बेकिंग सोडा पूछ लिया जाए तो बेकिंग सोडा का क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, NaHCO3, ये होता है आपके पास क्या, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा आपके पास इसका अगर उसकी बात कर लें, नेम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा नाम भी कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो आप इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो आप इसको, बेकिंग सोडा भी बोल सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नेम होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपके पास कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और क्या बोलते हो आप, हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2, क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी इसलिए लगाया क्योंकि वाटर का मोलिक्यूल है वो हाफ है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसी के अंदर मैं अब जिप्सम और बता देती हूँ साथ साथ आपको, जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, तो जिप्सम होता है CaSO4 2 मोलिक्यूल ऑफ H2, ये क्या होता है आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्या है, अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय विच बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर, अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से बने हुए होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड किस कौन से बॉन्ड से बनते हैं आपके पास, अमीनो एसिड आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके पास, अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये वाला इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका देखो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के टॉपिक से है आपका। देखो इफ ए वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल बी, एक वायर को स्ट्रेच करके कितना लंबा कर दिया गया है, 0.1% लॉन्गर कर दिया है, जितनी उसकी लेंथ थी ना उससे क्या कर दिया 0.1% और उसको बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, खींच करके स्ट्रेच करके। तो आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया है तो रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट होगा, तो आपने लेंथ को यहाँ पर इंक्रीज करवाया है ना, लॉन्गर किया है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसा वेरी करता है, डायरेक्टली वेरी करता है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करवा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर आप लेंथ को कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे आपके पास, इंक्रीज वाले ऑप्शन बचेंगे और वो हम लोग देख लेंगे कौन सा आंसर आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डायरेक्टली और एरिया पे इनवर्सली, ठीक है, और आप इस चीज़ को कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या आता है आपके पास, एक रेजिस्टिविटी आती है, एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है, रो L/A, और इस रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो को डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलोगे, RA/L, और यूनिट की ओर बात कर लें, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और एक लेंथ है आपके पास, लेंथ की यूनिट मीटर में, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यूनिट आ जाएगी, अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ ले तो आपसे क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी है आपके पास।
अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस पूछा गया था। यदि हम लेंथ को क्या करवा रहे हैं 0.1% लॉन्गर करवा रहे हैं तो रेजिस्टेंस परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल आर बाई आर इंटू में 100। ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल एल बाई एल इंटू में 100। ठीक है, कितना परसेंट आपके पास लेंथ के अंदर इंक्रीज करा है, 0.1%। तो क्या कर दोगे, डेल एल बाई एल क्या कर दोगे आप, कितना चेंज हुआ है 0.1%। तो क्या कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 0.1, इतना परसेंट क्या हुआ है आपके पास, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को आपने इंक्रीज किया है। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.1 क्या आ जाएगा, 0.2%। तो देख लो कौन सा आंसर है हमारे पास। तो इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट, 0.2%। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा हमारे पास 0.2%। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, जो एटम एंड न्यूक्लियर वाला चैप्टर है उससे लिया गया है ये वाला क्वेश्चन आपका। देखो आपके पास, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एंगल आपको बताना है फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू 0। इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू 0 के लिए स्कैटरिंग एंगल आपको बताना है। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपके पास इसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, और उस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें स्कैटरिंग एंगल बताना है आपको। ठीक है, जो अल्फा रे है वो स्कैटर हुई थी आपके पास, कितने एंगल से स्कैटर हुई थी, कुछ ऐसे करके उसमें था एक्सपेरिमेंट में, और आपको यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल बताना है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आपके पास, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसके लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या सोल्व करोगे आप, एक याद रख लेना क्या, जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हाफ ऑफ एम वी स्केयर, ये एनर्जी है आपकी। एंड यहाँ पर क्या होता है, कोट ऑफ 5/2 बोल दीजिए या फिर θ/2 बोल दीजिए। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन है आपका। ठीक है, और देखो ये जेड ई स्केयर, ये तो कोई कांस्टेंट है, जेड ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हाफ एम वी स्केयर, ये कोई कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को आप यदि प्रोपोर्शनलिटी में डालोगे तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो बी प्रोपोर्शनल टू कोट ऑफ θ/2 और कोट ऑफ 5/2 आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बी की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ आएगी, आ गई आपके पास कोट ऑफ 5/2, और 5 क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, यही आपको फाइंड करना है। और इम्पैक्ट पैरामीटर बी कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट ऑफ 5/2। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करोगे आप, तो मैं लिख लेती हूँ इसको, क्या, कोट 5/2 इक्वल टू 0। ये आप यहाँ पे थीटा भी पुट कर सकते हो, ये 5 और थीटा तो क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/2 है, इस साइड आपका कोट है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 0, और कोट इनवर्स 0 को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 90 आएगा। क्योंकि 0 को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या, इधर बताती हूँ, ये 5/2 एज इट इज़, कोट इनवर्स रहने दीजिए, और 0 को लिख सकते हो कोट ऑफ 90, क्योंकि कोट 90 क्या होता है, 0। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 90, और इधर क्या है 5/2। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 180, 90 इंटू 2 180। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इसका क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। जब आपका इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है उस केस में स्कैटरिंग एंगल कितना है हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैं आपको साथ साथ ये भी बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है आपका वो क्या होता है। देखो इसमें मैंने लिखा है द एंगल फ्रॉम विच द अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पाथ। जो अल्फा पार्टिकल्स की जो है बीम आ रही थी आपके पास, यहाँ पर आपने एक स्लिट लगा रखी थी और आपने आगे एक गोल्ड फॉइल रख रखी थी, ऐसे करके आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। और ये लेड बॉक्स था, इसके अंदर आपने क्या है, रेडियो एक्टिव रेडियम लिया हुआ था जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है,
ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है यहाँ से आ रही थी और स्लिट में से जैसे पास हुई गोल्ड फॉइल से इन्होंने क्या किया है, टकराई है। गोल्ड फॉइल से जैसे टकराई तो क्या हुआ है, आपके पास इन रेज का क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। कुछ आपके पास सीधी निकल गई, कुछ आपके पास बहुत ही कम, वेरी फ्यू वापस रिट्रेस हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था और वहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी कि जो आपकी रेज हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हो गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ खाली जगह है एटम के अंदर, जहाँ पर आपके पास जहाँ पर जब आपका सारा जो मास है वो कंसंट्रेट है, उसको क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियस बोलते हो। तो ऐसे करके उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास था। तो यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग देखिए, एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर हो गए और अपने पाथ से कितना स्कैटर हो गए, वही क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। ठीक है, द एंगल फ्रॉम विच द अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्कैटर हो गए अपने पाथ से, हॉरिजॉन्टल पाथ से जितना कितना स्कैटर हो गई, उसी का नाम क्या है, स्कैटरिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और ये किसके प्रोपोर्शनल था, इम्पैक्ट पैरामीटर बी के। ठीक है, बी इज प्रोपोर्शनल टू कोट ऑफ 5/2। मैंने वो चीज़ कांस्टेंट वाली है यहाँ पर राइट नहीं की है, जो जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये चीज़ कांस्टेंट है तो उसको आप प्रोपोर्शनलिटी में डाल सकते हो। और यहाँ पर फाई क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, यही आपको यहाँ पर निकालना था। तो कितना आ गया आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इस केस में आ गया कितना, 180 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया आपके पास इस केस में एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपका 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब यही हो गया कि जो आपके अल्फा पार्टिकल्स ने क्या कर दिया है, अपना पाथ को क्या कर लिया है, रिट्रेस कर लिया है। ऐसे आ रहे थे और उन्होंने अपने पाथ को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो 180 का मीन्स तो यही हो गया ना, उन्होंने अपने पाथ को क्या कर लिया है, रिट्रेस कर लिया, बाउंस बैक हो गए हैं वो इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कंसेप्ट से था आपके पास, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखो, तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, बाय ए सेल, एक सेल के थ्रू आपके पास ए करंट ऑफ 0.9 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम रजिस्टर। एक सेल के थ्रू आपको कितना करंट मिल रहा है, 0.9 एम्पियर करंट मिल रहा है और कितने ओम रजिस्टर के अक्रॉस, 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.9 एम्पियर करंट मिल रहा है। और आगे लाइन लिखी है इसने कि 0.3 एम्पियर करंट मिल रहा है हमें 7 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का निकालना है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन दे रखे थे, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि जो ईएमएफ है आपके पास, इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि ईएमएफ है वो किसके इक्वल होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना आपके पास। तो V को आज आप लिख सकते हो, E की टर्म में बात कर सकते हैं, ईएमएफ है वो किसके इक्वल रहेगा, E इक्वल टू आई आर होता है। और आर यहाँ पर मैं लिखूंगी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में जो रजिस्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो। ठीक है, तो इक्वल टू आई आर प्लस में आर, तो इस इक्वेशन से आप ये भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। एक ही सेल है तो उसका ईएमएफ तो फिक्स रहेगा। ठीक है, एक ही सेल के अक्रॉस आपको बस ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ईएमएफ मान लेते हैं, ई होगा उसका, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताना था, इस क्वेश्चन में बताना है आपके पास। देखो कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला राइट कर लेते हैं अपन, क्या, आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस में आर। अब ये दोनों है ना, ये जो वैल्यूज़ हैं करंट की और ये रेजिस्टेंस की, ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से सोल्व करेंगे। देखो, तो फर्स्ट के लिए लिख लेती हूँ मैं, ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। ठीक है, ये स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यही आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से लिख लेती हूँ, क्या, ई डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम लोग, आर कितना है आपका 2 ओम प्लस में स्मॉल आर, और इज इक्वल टू कितना करंट मिल रहा है आपको 0.9 एम्पियर। अब सेकंड इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड और बना लेते हैं, ई डिवाइडेड बाई आर कितना है 7 कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना है, इज इक्वल टू कितना करंट मिल रहा है 0.3 एम्पियर।
इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा दीजिए, इसको और यहाँ से इसको, तो e से e आपका कैंसिल हो जाएगा जैसे इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करवाओगे। तो यहाँ बताती हूँ आपको, e डिवाइडेड बाई क्या था आपके पास 2 प्लस आर, और ये इक्वल था 0.9 के, और डिवाइडेड बाई e डिवाइडेड बाई 7 प्लस स्मॉल आर, ये इक्वल था 0.3 एम्पियर के। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करवा दो, तो जैसे डिवाइड किया e से e कैंसिल हो गया, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ कर लेते हैं हम लोग 7 प्लस आर, ये आपके पास ये वैल्यू ये ऊपर चली गई आपके पास 7 प्लस आर, ये क्या बच गया इधर 2 प्लस आर, और ये किसके इक्वल आ गया आपके पास 9/3 के। ठीक है, 9/3 को सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हो आप 7 प्लस आर डिवाइड बाई 2 प्लस आर, और ये किसके इक्वल आ गया 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आगे करती हूँ मैं, 7 प्लस आर डिवाइडेड बाई क्या था 2 प्लस में आर, और ये किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 प्लस आर इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आर। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 3r माइनस आर किसकी इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 6, इधर आ जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर 2r, और r की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से आपके पास 1/2, और 1/2 को क्या लिखोगे आप 0.5 ओम। तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0.5 ओम। तो ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा 0.5 ओम आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए, अगला देखो कौन से कंसेप्ट से है आपके पास। अगला भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनर्जी बतानी थी आपको चार्ज कैपेसिटर की। ठीक है, और एनर्जी का जो रिलेशन है वो क्यू के अंदर और सी के अंदर, कैपेसिटेंस और चार्ज के अंदर दिया हुआ है, कहीं पर भी वोल्टेज है पोटेंशियल के अंदर नहीं दे रखा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एनर्जी बतानी है, तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था आपके पास, तो देख लेंगे इसका आंसर क्या रहेगा। देखो एनर्जी क्या होती है कैपेसिटर की। ठीक है, तो ये एक रिलेशन ये याद रख सकते हो आप, एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्केयर। जिसको ये याद नहीं है वो आप वैसे भी इक्वेट करके वहाँ से बना सकते हो, एनर्जी हाफ एम वी स्केयर है। मास को चार्ज के ड्रम में अगर आप एनालॉजी से कंसिडर करो तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन है ना, वी में नहीं दे रखे, सारे ऑप्शन क्यू में और सी में दे रखे हैं। तो आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी, यहाँ से वी को रिप्लेस कर दो, क्यू बाय सी लिख सकते हैं, और इसके अंदर उठा के पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा देखो हाफ ऑफ सी एज इट इज, वी का यहाँ पर है स्केयर और यहाँ पर है वी, स्केयर कर दीजिए, क्या हो जाएगा क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास क्यू स्केयर अपन में 2c, क्योंकि एक सी बचेगा, तो आंसर क्या रहेगा इसका क्यू स्केयर इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2c। ठीक है, तो देख लो क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2c, ये इसका फर्स्ट वाला आंसर है। ये यहाँ पर स्मॉल लिखा गया है वो मैटर नहीं करता, ऑप्शन में इसी फॉर्मेट में दिया हुआ था, तो क्या आ गया आपके पास क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2c, इसकी एनर्जी आ गई। अगर सी और वी में पूछे तो आप बोल सकते हो हाफ ऑफ सी वी स्केयर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन किससे है आपका। अगला देखो लेंस ला, लेंस ला क्या है, लेंस ला इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट करता है आपके पास। ठीक है, लेंस ला इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये आपका बेस होता है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला कौन से टॉपिक से लिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन आपका। ये देखो, तो इसको देखते हैं, द एंगल ऑफ डिप, देखो द एंगल ऑफ डिप एट ए सर्टेन प्लेस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप दे रखा है हमें, कितना दे रखा है डेल इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ का हॉरिजॉन्टल, अर्थ
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको कितना, एच को आपको एच ही दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपको एच ही दे रखा है, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी निकालनी थी, इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, ठीक है। टोटल इंटेंसिटी निकालनी है आपको, मीन्स आर निकालना है आपको यहाँ पर। ये इसके ऑप्शन दे रखे थे ऐसे करके, ठीक है। तो देखो टोटल इंटेंसिटी निकालनी है आपको, आर निकालना है। तो एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आर स्केयर इज इक्वल टू एच का स्केयर प्लस वी का स्केयर। अब देखो एच तो एच ही दे रखा है हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ पे निकाल के और इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। एक तो मेथड है ये आपका, ठीक। तो पहले तो हम इससे कर लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेती हूँ मैं और इसमें पुट कर दूंगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग, देखो इधर लिखती हूँ मैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्केयर प्लस वी का स्केयर। ये है टोटल इंटेंसिटी, ठीक। और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये टोटल इंटेंसिटी है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्केयर प्लस में वर्टिकल कंपोनेंट का स्केयर करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एच ही दे रखा है क्वेश्चन में, और वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है अपने पास, क्या, वी बाई एच इज इक्वल टू क्या होता है, 10 डेल होता है, ठीक। वी वर्टिकल कंपोनेंट है, एच की इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 डेल से, ठीक। तो देख लो क्या आ जाएगा आपके पास, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच 10 ऑफ डेल। और 10 डेल कितना दिया हुआ है हमें, 10 डेल कितना दे रखा है, 10 ऑफ 30 डिग्री। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये एच वी कितना आ जाएगा, h डिवाइडेड बाई √3। इसके अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो आर कितना आ जाएगा यहाँ से, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एच का स्केयर प्लस में वी का स्केयर करेंगे तो वी का स्केयर क्या होगा, एच स्केयर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, √3 का स्केयर 3, ठीक है। इस सारे को सोल्व करोगे आप, एलसीएम वगैरह लोगे तो आपके पास ये क्या आएगा, 4h स्केयर अपॉन में 3, और इसका क्या है रूट। तो रूट निकालोगे आपके पास तो क्या बन जाएगा, देख लो, 2h डिवाइडेड बाई √3। तो ये इसका आंसर रहेगा क्या, 2h डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। एक तो मेथड है ये आपका, आर स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस वी स्केयर। और एक दूसरा मेथड आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि जो इंटेंसिटी है और उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे करके, एच इज इक्वल टू आर कोस ऑफ डेल। यहाँ पर आर है टोटल इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई कोस ऑफ डेल, डेल की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है कोस 30, कोस 30 कितना होता है, √3/2। तो √3/2 आपके पास, वो 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2h डिवाइडेड बाई √3। तो ये भी, यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है और वहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कितना, 2h डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।